वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 362 है। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर, और उसमें टॉपिक क्या है, जीव तथा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, संरचना और उनके कार्य। सारे के सारे एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसमें, अच्छे से इसका रिविज़न करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मृदा परिच्छेदिका के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, मृदा परिच्छेदिका में 4 प्रमुख स्तर होते हैं। मृदा परिच्छेदिका का विकास जो है मुख्यतः जलवायु और वनस्पति के प्रकार द्वारा नियंत्रित होता है। तो 4 होते हैं, 3 होते हैं प्रमुख स्तर। मृदा परिच्छेदिका के 4 प्रमुख स्तर होते हैं, करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। और मृदा परिच्छेदिका का विकास मुख्यतः जलवायु और वनस्पति के प्रकार द्वारा नियंत्रित होता है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो मृदा परिच्छेदिका में देखिए 4 प्रमुख स्तर होते हैं, ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर और सी स्तर। ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर, याद रखिएगा। जो ओ संस्तर है वह कार्बनिक परत है, जो कि पहचानने योग्य मृत कार्बनिक अवशेषों से बनी होती है, इसलिए पहला वाला तो करेक्ट हो गया। ए संस्तर को शीर्ष मृदा कहते हैं, यह खनिज परत का सबसे ऊपरी स्तर है। इसमें जड़ें तथा आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखिए, मृदा परिच्छेदिका का विकास मुख्यतः जलवायु और वनस्पति के प्रकार के द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए करेक्ट है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट। और जो बी संस्तर है वो अब मृदा है, तथा सी संस्तर मूल पदार्थ का कम अपक्षेत भाग है। तो याद रखना आपको, मृदा परिच्छेदिका के 4 स्तर, ओ, ए, बी और सी। आ जाइए दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा करेक्ट है। अब मृदा वालू, मृत्तिका, खनिज और लवणों का मिश्रण होती है। घास स्थलों में पौधों की जड़ें नमी बनाने तथा अपरदन रोकने में सहायक होती हैं। बिल्कुल होती हैं, दोनों के दोनों करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो देखिए, मृदा परिच्छेदिका में वी संस्तर अब मृदा है, जो बालू, मृत्तिका, खनिज तथा लवणों का मिश्रण है। और घास स्थलों में पौधों की जड़ें जमीन की गहराई में जाकर कोश मृदा का गुच्छा बनाती हैं, जो नमी बनाने तथा अपरदन रोकने में मददगार होता है। करेक्ट है दूसरा भी। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, शीतोष्ण वनों की मृदा की ऊपरी परत में ह्यूमस तथा अकार्बनिक घटकों की प्रचुरता होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में घनी मृत्तिका अवमृदा उच्च तापमान के कारण पोषक तत्वों से अधिकता होती है। यहाँ की होना चाहिए ना, पोषक तत्वों की अधिकता होती है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि शीतोष्ण वनों में मृदा की ऊपरी परत में ह्यूमस और अकार्बनिक तत्व जो हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये वाला तो करेक्ट है। अब दूसरा वाला करेक्ट करें या फिर इनकरेक्ट उसको। देखिए, दूसरा वाला तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है तो वहाँ पर क्या है, रेनफॉल ज़्यादा है। रेनफॉल क्या होगा, अगर रेनफॉल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मिट्टी में जहाँ पर उच्च तापमान है, अधिक वर्षा है, तो पोषक तत्व रुकेंगे मिट्टी में, बह जाएंगे। तो बह जाएंगे ना, मृदा छिछली हो जाएगी। तो पोषक तत्वों की अधिकता नहीं होती, इसमें कमी होती है। तो केवल एक यहाँ पर करेक्ट होगा, दूसरा गलत होगा। तो देखिए, शीतोष्ण वनों की मृदा की ऊपरी परत में ह्यूमस तथा अकार्बनिक घटकों की प्रचुरता होती है, पहला तो करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में घनी मृत्तिका अपमृदा प्रचुर वर्षा और उच्च तापमान के कारण पोषक तत्व रहित होती है वो, तथा छिछली होती है, छिछली। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो मृदाएं हैं वो पोषक तत्व रहित और छिछली मृदाएं होती हैं, क्योंकि वहाँ घनी मृत्तिका अवमृदा है और क्या है, प्रचुर मात्रा में वर्षा है और तापमान ऊंचा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि कौन सा करेक्ट है। देखिए, एक सामान्य मृदा का 45% भाग खनिज कणों तथा 5% भाग कार्बनिक पदार्थों का होता है। शेष 50% भाग मृदा, वायु तथा जल का होता है। करेक्ट है क्या स्टेटमेंट ये वाला? तो 45 + 5 50 हो गए, नीचे 50 हो गए। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। सामान्य मृदा में कुल आयतन का 45% भाग खनिज कणों तथा 5% भाग कार्बनिक पदार्थों का होता है। शेष 50% भाग मृदा, वायु तथा जल का होता है।
मृदा चार घटकों अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ, वायु, जल तथा विभिन्न प्रकार के जीवों से मिलकर बनी होती है। इस क्रम में सेलों के अपरदन से लघु खनिज कणों का निर्माण होता है, जबकि मृत तथा जीवित पौधों तथा प्राणियों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। मृदा में वायु तथा जल की मात्रा परिवर्तित होती रहती है और यह किसी समय विशेष में मृदा की नमी पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो निम्नलिखित में से कौन आकार में सबसे छोटा है? मिट्टी का कौन सा कण या मृदा का कौन सा कण इनमें से आकार में सबसे छोटा है? यह प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार पीसीएस में भी इसको पूछा है, राजस्थान पीसीएस में भी इसको पूछा है। तो इसका उत्तर क्या है? सबसे छोटा कण क्या है इसमें? बालू है, अपरिष्कृत बालू है, या मृतिका है, या फिर गाद है? क्या है? देखिए इसमें सबसे छोटी होती है मृतिका। क्या होती है? सबसे छोटी है मृतिका। इसमें मृतिका के बाद है गाद। तो देखिए मृदा में मौजूद विभिन्न आकार के खनिज कणों की मात्रा के द्वारा इसके गठन मतलब टेक्सचर का निर्धारण होता है। मृदा में खनिज कणों के आकार अलग अलग होते हैं, जिससे निम्न सारणी में जो है दर्शाया गया है। एक तरफ है खनिज कणों का आकार, दूसरी तरफ है मृदा के प्रकार। जो मृतिका है उसका आकार सबसे छोटा है, 0.002 मिलीमीटर से छोटी होती है मृतिका। उसके बाद गाद आता है 0.002 से 0.02 मिलीमीटर। उसके बाद आती है परिष्कृत बालू 0.02 से 0.2 मिलीमीटर तक, और उससे बड़ा है अपरिष्कृत बालू, वो है 0.2 से 2 मिलीमीटर तक होती है। तो याद रखिएगा इसको, सबसे छोटी है मृतिका और उसके बाद है गाद, फिर परिष्कृत बालू, फिर अपरिष्कृत बालू। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। परिष्कृत गठित मृदा में बालू कणों की प्रचुरता होती है। अपरिष्कृत गठन वाली मृदाओं में मृतिका एवं गाद कणों की प्रचुरता होती है। देखिए दोनों के दोनों गलत है, इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परिष्कृत गठित मृदा में मृतिका एवं गाद कणों की प्रचुरता होती है और अपरिष्कृत गठित बालू में बालू कणों की प्रचुरता होती है। अपरिष्कृत गठन वाली मृदा में जो है बालू कणों की प्रचुरता होती है। तो फिलहाल इसका उत्तर डी है, कोई भी सही नहीं है इनमें से। तो देखिए परिष्कृत गठित मृदा में बालू कणों की नहीं बल्कि मृतिका तथा गाद कणों की प्रचुरता होती है, और इसके विपरीत देखा जाए अपरिष्कृत गठन मृदा में तो उसमें बालू कणों की प्रचुरता होती है, इसलिए दोनों के दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ह्यूमस तथा अपरद। हाल ही में मृत पौधों, प्राणियों और आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों को अपरद या कर्कट कहा जाता है, मतलब जो कुछ समय पहले जो हैं अपघटित हुए हैं। मृदा में इन कार्बनिक पदार्थों के अतिरिक्त काफ़ी संख्या में जीवाणु उपस्थित रहते हैं। इन सब के अलावा देखिए बिल्कुल सही है, जीवाणु भी है उसमें, तो बैक्टीरिया, वायरस भी है, फंगस भी है, दीमक भी है, अन्य सूक्ष्म जीव भी हैं। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। तो देखिए उपरोक्त सभी कथन सही हैं। मृदा में इन कार्बनिक पदार्थों के अतिरिक्त काफ़ी संख्या में जीवाणु उपस्थित रहते हैं, जैसे दीमक, केंचुआ, जीवाणु, बैक्टीरिया तथा कवक। इनमें दीमक तथा केंचुआ जो है वो अपरदभक्षी हैं। क्या है? अपरदभक्षी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए 4 के बाद एक 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, उसका भी कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं पहले। आदि मानव द्वारा निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए आग का उपयोग किया गया? बताइए किन उद्देश्यों के लिए किया गया होगा आदि मानव के द्वारा आग का उपयोग? दृश्यता स्पष्ट करने के लिए, शिकार करने के लिए, चारा प्रदान करने के लिए। देखिए सारे के सारे हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सारे के सारे कथन सही हैं। आदि मानव द्वारा आग का प्रयोग शिकार को बढ़ावा देने और जंगलों में दृश्यता को बढ़ाने, मतलब देखने अंधेरे में, तथा चारा प्रदान करने के लिए किया जाता था। देखिए शीतोष्ण वनों में, घास स्थलों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शुष्क मौसम में आग एक महत्वपूर्ण कारक है, आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए।
अब 4 के बाद 6 आ गया था, एक क्वेश्चन छूट गया है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। अधिक ऊंचाई पर, ध्यान से सुनिएगा, अधिक ऊंचाई पर तापमान बढ़ने से पौधों की वृद्धि तेज हो जाती है। मरुस्थलों में अपर्याप्त जल उपलब्धता पादपों की कम वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। शहरी झीलों में फास्फोरस की कमी पादप प्लवों की वृद्धि हेतु अनुकूल होती है। देखिए इसमें से एक ही सही है, बाकी दो गलत हैं, क्योंकि पहला वाला गलत है यहाँ पर। अधिक ऊंचाई पर तापमान बढ़ने से पौधों की वृद्धि तेज हो जाती है। पहली बात तो अधिक ऊंचाई पर तापमान बढ़ता नहीं है, तापमान गिरता है ना, कमी होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही कटेगा, कर दीजिए एलिमिनेट, इसका आंसर आपको पहले से मिल जाएगा। दूसरा वाला सही है, क्योंकि मरुस्थलों में अगर अपर्याप्त जल है, मतलब पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है, तो पौधों की तो कम वृद्धि होगी ना। शहरी क्षेत्रों में फास्फोरस की कमी पादप प्लवों की कमी करती है, वृद्धि नहीं करती, ये भी गलत है। तो केवल 2 हो जाएगा यहाँ पर बी। तो देखिए अधिक ऊंचाई पर पहुँचने से तापमान पहली बात तो कम होता है, बढ़ता नहीं है, इसलिए पौधों की वृद्धि को रोकेगा वो, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। मरुस्थलों में प्रायः जल की कमी होती है, जिससे पौधे जल्दी नहीं बढ़ते, दूसरा वाला सही है। गहरे जलाशयों या झीलों में फास्फोरस की कमी होती है, जिससे पादप प्लवों की वृद्धि रुक जाती है, बढ़ती नहीं है। आ जाते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा जो है वो सही होगा। ध्यान से सुनिएगा। प्रतिबल क्षेत्र, इसको बोलते हैं तनाव क्षेत्र, मतलब जोन ऑफ स्ट्रेस में केवल कुछ ही जीव जीवित रह सकते हैं। अब तनाव है तो कुछ ही जीव जीवित रहेंगे, करेक्ट है। असहाय परिवेश, रेंज ऑफ टॉलरेंस में जीवों की अनुपस्थिति होती है। अब कोई ऐसा क्षेत्र है जिसका वातावरण मतलब असहनीय है, मतलब जीने लायक ही नहीं है, तो क्या होगा, जीव अनुपस्थित होंगे उसमें, जिएंगे कैसे, मर जाएंगे ना। तो करेक्ट है ये भी। जो जीव प्रतिबल या तनाव क्षेत्र में रहते हैं वे प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। सॉरी फॉर दिस, ये प्रजनन है, प्रसन्न कहाँ से हो गया ये, प्रजनन। तो देखिए जो जीव प्रतिबल या तनाव क्षेत्र में रहते हैं वे प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। जो जीव तनाव में है, स्ट्रेस में है, जोन ऑफ स्ट्रेस में है, तो जीवित ही रह ले वो, यही तो इसमें ही बड़ी बात है। अब प्रजनन तो कर नहीं सकता वो, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। तो जो जीव जो है जोन ऑफ स्ट्रेस में रहते हैं वो जीवित रह सकते हैं, वो भी कुछ जीव, और प्रजनन तो दूर की बात है, प्रजनन नहीं कर सकते वो, केवल एक ही सही है यहाँ पर, और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है यहाँ पर। ये प्रजनन है और ये सक्षम नहीं है, असक्षम है इस जोन ऑफ स्ट्रेस में, तनाव क्षेत्र में या प्रतिबल क्षेत्र में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है, थर्ड को एलिमिनेट करके भी आंसर मिल जाता पूरा। तो देखिए प्रतिबल या तनाव क्षेत्र मतलब जोन ऑफ स्ट्रेस में यद्यपि कुछ जीव रहते हैं किंतु वे प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए सही है पहला, और गलत है यहाँ पर तीसरा वाला। थर्ड कर देते हैं इसको। अब देखिए असहाय परिवेश में मतलब जोन ऑफ टॉलरेंस में जीवों की अनुपस्थिति होती है, उसमें जीवित नहीं रह पाते जीव, तो दूसरा वाला सही है। जीवों में वातावरणीय कारकों को सहन करने की सीमाएं होती हैं, कारकों की आदर्श सीमा में ही जीव जो है अधिकतम योग्यता वृद्धि तथा उत्तरजीविता प्रदर्शित करते हैं। अतः न्यूनतम और अधिकतम के बीच की सीमा को ही सहम्यता सीमा कहलाती है, जो जीवों की उपस्थिति और बहुलता प्रदर्शित करती है। मतलब एक तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, या कोई भी जोन हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़तरनाक है या फिर बिल्कुल ही न्यून है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो प्रतिबल क्षेत्र या तनाव क्षेत्र में केवल कुछ ही जीव जीवित रह सकते हैं, लेकिन वो प्रजनन नहीं कर सकते, प्रजनन करने में सक्षम नहीं है, असक्षम हैं। बाकी रेंज ऑफ टॉलरेंस असहाय परिवेश में जीव अनुपस्थित होते हैं। तो 1 2 सही है, 3 गलत है यहाँ पर। तो ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।